चलिए विद्यार्थी, फिर से अपन आज एक रेमेडियल क्लास में फिर से आप और हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण पर चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि एक चर और दो चर वाले में कैसे एक चर का मान ज्ञात किया जाता है। अब मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण पर चर्चा करने वाला हूँ। अगर मैं इनका व्यापक रूप लिखूं तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक बार और लिख देता हूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। चूंकि इसमें दो चर हैं तो दो चर कौन कौन से हैं बच्चों, अब तुम समझ गए होगे कि ए बी सी तो अचर होते हैं। ए बी सी ये किसको इंडिकेट करते हैं, ये अचर है। और चर जिनका मान बदलता रहता है एक्स वाई जेड, ये मेरे क्या है, मेनली चर है। जैसे ज्यादातर है ना, हम समीकरणों में चर का उपयोग करते हैं, वो क्या होते हैं, एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले चर छांटते हैं। इसमें एक्स है और इसमें वाई है। तो इस दो इसमें भी चर एक्स है और इसमें भी चर मेरा क्या है, वाई है। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दो चर तो मुझे समझ में आ गए कि इसमें एक एक्स है और एक वाई है। लेकिन रैखिक समीकरण पूर्व वीडियो मैंने बताया था कि इनकी घात यदि एक एक है तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। अब यदि मैं इनको निकाय के रूप में रखूं और इन समीकरणों को अलग अलग प्रदर्शित करूं, तो अगर मैं इसको मानता हूं समीकरण 1 और इसको मानता हूं समीकरण नंबर 2, तो इनके गुणांक यदि मैं बदलता हूं तो अब मेरे पास क्या हो जाएंगे कि अगर पहली समीकरण है तो उसके गुणांक को a1x, इसको पहली समीकरण है तो b1 से, और c को c1 से दर्शाऊं तो ये मेरी समीकरण नंबर 1 हो गई। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण पहला हो गया। दूसरे में गुणांक को a2 से दर्शाऊं, y के गुणांक को b2 से दर्शाऊं और C2 इक्वल टू 0, ये मेरा समीकरण कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। अब मैं तुमको सबसे पहले रेखाओं के आधार पर मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो निकाय है इसकी रेखाएं किस किस रूप में ग्राफ पर दिखाई जाती हैं, कैसा होगा ग्राफ। तो उससे पहले मैं तुमको एक बात बता दूं कि अगर कोई रैखिक समीकरण दिया है दो चरों वाला, सपोज करो ये, तो हमेशा रैखिक समीकरण अगर मैं ग्राफ पे दर्शाऊंगा, जो मेरा एक एक्स अक्ष है जो वाई अक्ष है, तो हमेशा एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ये सीधी। ग्राफ पर अगर मैं रैखिक समीकरण को दर्शाऊंगा तो हमेशा रैखिक समीकरण का दो चर वाले का प्रदर्शन कैसा होगा, एक सरल रेखा होगी। चूंकि मेरे निकाय में दो समीकरण हैं, तो अगर मैं देखूं कि मैं अगर दो समीकरण खींचूं तो एक समीकरण की रेखा ऐसी चली गई और एक समीकरण की रेखा दूसरे की आई और इसको ऐसे काट गई, तो ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो जिनका जो निरूपण है रेखाओं का, वो ये दोनों रैखिक समीकरण का, या तो दोनों रेखाएं क्या हो सकती हैं, प्रतिच्छेदी। क्या हो सकती हैं, प्रतिच्छेदी हो सकती हैं। दोनों रैखिक समीकरणों का अगर मैं ग्राफीय निरूपण करूं तो मुझे पता है कि जो मेरा रैखिक समीकरण है वो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, दूसरे समीकरण का भी सरल रेखा प्राप्त होगी। हो सकता है वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटे, तो वो हो सकता है उनका रेखीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखाएं। इनकी जो रेखाएं हो सकती हैं वो कैसी हो सकती हैं, प्रतिच्छेदी। अब दूसरी स्थिति में क्या हो सकता है कि मैंने अगर ये पहली रेखा का ग्राफीय निरूपण लिया, एक सरल रेखा चली गई, और दूसरी का लिया तो वो भी इसी दूरी से निकल गई,
इन दोनों की बीच की दूरी हर जगह बराबर आ रही है, तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं? समांतर। तो मेरा जो निकाय है उसका ग्राफीय निरूपण क्या हो सकता है? वो रेखाएं समांतर रेखाएं हो सकती हैं। अब तीसरा, तुमको ऐसा भी प्राप्त हो सकता है कि जब तुम एक रेखा का, एक समीकरण का ग्राफीय निरूपण करो तो एक सरल रेखा प्राप्त हुई और उसी पर ही दूसरी रेखा उसी को टच करती हुई चली जाए। ये दूसरी चली गई और ये पहली थी, यानी कि एक रेखा पर दूसरी रेखा संपाती हो रही है, यानी कि एक रेखा दूसरी रेखा को बहुत सारे बिंदुओं पर काट रही है। तो इनका जो निरूपण होगा वो कैसा हो सकता है? संपाती। ये रेखाएं कैसी हो सकती हैं? संपाती। तो एक बात समझ गए तुम कि जो मेरे दो चर वाले रेखिक समीकरण है, अगर मैं इनका ग्राफीय निरूपण करूं तो दो समीकरण से दो रेखाएं प्राप्त होती हैं। ये रेखाएं या तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो सकती हैं, ये रेखाएं या समांतर रेखाएं हो सकती हैं, और ये रेखाएं संपाती रेखाएं हो सकती हैं। अब तुम जरा ध्यान रखो कि मैं इनके हल पर चर्चा करूं। इस पर चर्चा करूं, हल पर। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि जो मेरी प्रतिच्छेदी रेखाएं थी, मेरी प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी थी? इस तरह से प्रतिच्छेद कर रही थी एक बिंदु पर। ये मेरी क्या थी? प्रतिच्छेदी रेखा। हमेशा प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती हैं, एक से अधिक बिंदु पर नहीं काटती, वही प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। तो जब मेरे दोनों समीकरणों के ग्राफीय निरूपण में दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका एक x का मान होता है और एक y का मान होता है, जिससे मैं कहता हूं कि इसका अद्वितीय हल होगा। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो उस निकाय का क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। अगर मैं दूसरे नंबर पर बात करूं कि मेरी यदि रेखाएं, दोनों रेखाएं समांतर थीं जो कभी एक दूसरे को काट ही नहीं रही हैं, तो जब मेरे को समांतर रेखाएं दी होंगी तो फिर उस निकाय का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती ही नहीं है। जब काटेंगी नहीं तो उसका हल कहाँ होगा? अगर मैं तीसरे पे बात करूं, जो मेरा दिया है संपाती वाला, और संपाती रेखाओं का जो मैंने निरूपण देखा था ग्राफीय, उस पर एक रेखा दूसरे रेखा पर उसे होकर गुजर रही थी, यानी कि एक रेखा दूसरी रेखा को बहुत सारे बिंदुओं पर काट रही थी। क्योंकि ये रेखा संपाती है तो यहाँ पर मैं अनेक हल होंगे, इसके क्या होंगे? अनेक हल होंगे, क्योंकि ये बहुत से बिंदुओं पर काटती है तो अनंत अनेक हल बोलते हैं। तो रेखाओं का अपन ने देखा निरूपण से, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो सकती हैं, समांतर हो सकती हैं, संपाती रेखाएं हो सकती हैं। और हल के आधार पर देखा, जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं वो एक बिंदु पर काटती हैं, एक से अधिक बिंदु पर कभी भी प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं काटती हैं। चूंकि ये मेरा निर्देशांक ज्योमेट्री का निरूपण है, इसमें एक x का मान होता है और एक y का तब बिंदु की स्थिति होती है, इसलिए जहां पर एक x का मान होगा एक y का होगा, उसे मैं बोलूंगा अद्वितीय हल। सिर्फ एक, x का मान एक और y का मान एक। चूंकि दो रेखाएं समांतर आई थी, ये जो किसी भी बिंदु पर नहीं काट रही थी, तो उस स्थिति में कोई हल नहीं होगा। और जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर थी, संपाती थी, तो उस स्थिति में अनंत अनेक हल होंगे। तो ये मेरे रेखाओं के आधार पर, हलों के आधार पर। और अब यदि मैं इनके प्रतिबंध देखूं थोड़ी सी देर के लिए, तो प्रतिबंध क्या होंगे वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं में से ही वस्तुनिष्ठ निर्धारित होता है। तो प्रतिबंध अगर मैं देखूं, ये तो सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखाओं में क्या होगा? इनके गुणांकों का अनुपात देखता हूं मैं। x के दो ही गुणांक हैं, a1 बटे a2, इन x के गुणांकों का अनुपात, और b1 बटे b2, ये दोनों यदि बराबर नहीं है
तो मेरा जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी या अद्वितीय हल होगा, या इन दोनों होने के लिए मेरे लिए क्या होना चाहिए, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। देखना ये प्रतिबंध दे सकता है, ये निकाय लिख के वो ये प्रतिबंध दे सकता है और पूछेगा क्या ये रेखाएं कैसी होंगी, तो तुमको रेखाओं के बारे में पूछे तो प्रतिच्छेदी लिख देना है, और अगर वो इसको लिख दे कि हल कैसा होगा तो तुमको लिखना है अद्वितीय हल होगा। और यदि अद्वितीय हल होने के लिए इस निकाय की कंडीशन पूछे तो ये लिखना है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। इन तीनों चीजों को अगर ठीक से समझ गए तो तुम्हारा 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ पक्का है, ये ध्यान रख के चलना। अब मैं दूसरा बता रहा हूं। दूसरा क्या होगा, जब A1/A2 का अनुपात बराबर नहीं है तब तो अद्वितीय हल होता है, और जब इनका अनुपात बराबर हो जाए तो वो तीसरे कांस्टेंट अचर को देखना पड़ेगी C1/C2 ये बराबर नहीं है। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 को, तो तुम ध्यान रखना ये कंडीशन कब आती है, जब रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। और समांतर रेखाओं का हल क्या होता है, कोई हल नहीं होगा। तो तुमको ये पूछे, ये दिया है तो रेखाएं कैसी हैं, तो तुमको बोलना है समांतर, और तुमसे पूछे कोई हल नहीं होगा, प्रतिबंध क्या है, तो तुमको रखना है A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के। अब बचा तीसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन में अगर प्रतिबंध के आधार पर देखूं तो अब तो मुझे A1/A2 का अनुपात, B1/B2 का अनुपात और C1/C2 का अनुपात, तीनों का अनुपात कैसा होना चाहिए, बराबर। जब तीनों का अनुपात बराबर होगा तो निश्चित रूप से जो मेरी रेखाएं हैं वो कैसी होंगी, संपाती। और संपाती रेखाओं का हल कितने होते हैं, अनंत अनेक हल होते हैं। तो अनंत अनेक हल की कंडीशन भी यही होती है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। अब तुमसे कोई भी बात पूछ ले, तुमको यहाँ पे ये निर्धारित करना है कि मुझे जो दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो निकाय दिया है उसको अगर मुझे रेखाओं के आधार पर देखना है तो ये दो रेखाएं या तो प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर होती हैं या संपाती होती हैं। और यदि हल के आधार पर देखना है, अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं तो उनका हल अद्वितीय हल होता है, समांतर रेखाएं तो उनका कोई हल नहीं होता है, और अगर संपाती हैं जो प्रत्येक बिंदु पर काटती हैं तो उनके अनंत अनेक हल होते हैं। और अद्वितीय हल होने के लिए कंडीशन है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, और अपना कोई हल नहीं है के लिए है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। और अनंत अनंत हल जानते ही हो कि तीनों बराबर होंगे तभी है ना पूरी की पूरी सही एक रेखा दूसरी रेखा को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। अब इसमें मैं एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं कि वो तुमसे जो निकाय है वो निकाय के बारे में पूछ सकता है कि निकाय संगत है या असंगत है। तो अगर कोई रेखाएं कम से कम एक बिंदु पर काटे, ज्यादा से ज्यादा मुझे नहीं पता कितने बिंदुओं पर काटे, तो वो कहलाता है संगत, और जो किसी भी बिंदु पर नहीं काटती है वो क्या कहलाता है, असंगत। तो बच्चों बताओ, अब यार तुमने देखा था ऐसी कौन सी रेखाओं का ग्राफीय निरूपण होता है जो एक दूसरे को नहीं काटती हैं। एक दूसरे को रेखाएं कब नहीं काटती हैं, जब रेखाएं समांतर होती हैं, और समांतर रेखाओं का क्या होता है, कोई हल नहीं होता। तो असंगत में क्या आएगा, तुम्हारी कैसी रेखाएं आएंगी, समांतर रेखाएं, माने कोई हल नहीं। जिसका कोई हल नहीं होगा ऐसा निकाय तुम्हारा असंगत होगा। और जिसका एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे या सभी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, ऐसा ले लो। जिसे मैंने बोला था संपाती रेखाएं, क्या बोला था, संपाती रेखाएं, इसको बोला था प्रतिच्छेदी रेखाएं। यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं और संपाती रेखाएं ये संगत कहलाएंगे निकाय। यानी कि
जो अनंत अनेक हल लगता है वो भी निकाय संगत है, और जो अद्वितीय हल लगता है वो भी क्या है, संगत है। संगत का क्या हो गया, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा तो भी क्या है, संगत है निकाय। और अनंत अनेक हल होंगे तब भी मेरा निकाय कैसा है, संगत है। और जिसका कोई हल नहीं होगा वो असंगत है। अब ये तुमको अच्छी तरह पता हो गया। या दूसरी भाषा में मैं कहूं कि जो निकाय की जो दो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी होंगी तो भी संगत है, संपाती होंगी तो भी संगत है। और हल के आधार पर देखूं तो अद्वितीय हल है तो निकाय संगत है, अनंत अनेक हल है तो भी निकाय संगत है। अब आपसे इससे अधिक बोटी में कुछ नहीं पूछ सकता। आज जो मैंने तुमको समझाया है ये तुमको समझ में आ गया तो समझ लो कि तुम्हारा 1 नंबर पक्का हो गया, और 2 भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इनको बड़े गहराई से बार बार इस वीडियो को देखें, पॉज करके समझें। और परीक्षा बिल्कुल नजदीक है तो मैं चाहूंगा कि रेमेडियल क्लास में ऐसी ही मैं तुम्हारी मदद करता रहूं, और जिससे कि तुम्हारे अधिक से अधिक अंक आ सकें। धन्यवाद बच्चों।